मैं तो हमेशा से सीरियस था. पापा एंड मॉम बोथ वर एक्चुअली वेरी प्रैक्टिकल. जब मैं मुंबई के लिए निकल रहा था, खुशी भी थी उनकी आंखों में, लेकिन एक डर भी था. अभी तक मुझे वो आंखें याद रहती हैं दोनों की. तो मैंने एक फिल्म करी थी शेरशाह, एंड उसमें हमें कारगिल ले गए थे. NSG कमांडोज के साथ 15 दिन ट्रेनिंग थी. नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनस्क्रिप्टेड बाय आकाश में. जो आज हमारे साथ गेस्ट हैं, उनकी शुरुआत हुई थी टाइम आउट से, और अभी बहुत हाल ही में हमने उन्हें मेट्रो इन दिनों और TVF के वेरी पारिवारिक शो में देखा है. मिस्टर प्रणय पचौरी, क्या हाल है आपके? I'm good, thank you आकाश for having me here. थैंक यू. तो कैसा लग रहा है भैया, मेट्रो इन दिनों में अनुपम खेर जी के साथ आपने स्क्रीन शेयर किया, क्या एक्सपीरियंस था आपका? उनको तो बचपन से देखते आ रहे हैं, तो थोड़ा सरियल तो लगता है कि इतने वेटरन एक्टर के साथ स्क्रीन शेयर जब करने जाते हो, तो आपकी सालों की मेहनत उस टाइम पे आके वो हो जाता है कि नाउ यू हैव टू गिव हिम टक्कर इन दैट सीन, और एटलीस्ट परफॉर्म एज वेल एज हिम, राइट? तो बहुत सरियल था, बहुत अच्छा था. बट बहुत बड़े कलाकार जो होते हैं उनके साथ ये भी एक अच्छी चीज़ होती है कि एक अच्छा माहौल बनाते हैं, कंफर्टेबल इन्वायरमेंट होता है. अनुराग बासु हो या फिर अनुपम खेर हो, तो कहीं ना कहीं आपको भी एक कॉन्फिडेंस आता है, एक फील गुड वाइब आती है कि चलो ठीक है, एवरीवन इज पार्टिसिपेटिंग, डूइंग समथिंग, क्रिएटिंग अ मोमेंट. तो आप भी उसमें घुस जाते हो और आप भी उसमें लगते हो, तो बहुत मज़ा आता है यार, बहुत सीखने को मिलता है. ऐसे टाइम पे आप इनको ऑब्जर्व करते हो, देखते हो, तो उसमें ही बहुत सारी लर्निंग आपको देखने को मिलती है कि इनका क्या प्रोसेस है, क्योंकि ये क्यूरियोसिटी होती है बिल्कुल. देखने के लिए, समझने के लिए कि ये लोग काम कैसे करते हैं. तो वो देख के बहुत इंटरेस्टिंग लगता है. लेकिन यू ऑल्सो अंडरस्टैंड व्हाई दे आर दैट बिग, यू नो. तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके बचपन की. जी. बचपन कैसा बीता आपका? स्कूल में टीचर्स ने बहुत बोर किया, तो इसलिए मेरा ध्यान फिल्मों पे ज़्यादा जाता था, टू एस्केप फ्रॉम रियलिटी. मैं जनरली बहुत क्यूरियस रहा हूँ एज अ किड अबाउट एवरीथिंग, एंड मैंने ये अपने बारे में नोटिस भी किया था कि जिस चीज़ में मुझे क्यूरियोसिटी आती है, जनरली मैं उस चीज़ को बहुत अच्छे से ज़्यादा ग्रास्प करता हूँ, चीज़ें डेप्थ में जाता हूँ, समझता हूँ. तो बी इट सर्टन सब्जेक्ट्स इन स्कूल जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगते थे, जैसे बायोलॉजी हो, जोग्राफी हो, फिज़िक्स हो, एंड फिल्म्स फॉर दी अदर मैटर वर लाइक अ वेरी गुड एस्केप फ्रॉम रियलिटी. मुझे लगता था कि ये क्या दुनिया है, यहाँ पे कुछ भी पॉसिबल है, कुछ भी हो सकता है, क्रिएट कर सकते हो. इट्स नेक्स्ट बेस्ट थिंग टू गॉड, बिकॉज एक वो क्रिएटर है और यहाँ पे आपको एक पावर मिली है टू बी अ क्रिएटर. तो वो देख के मुझे बड़ा मज़ा आता था, एंड कहीं ना कहीं एक इनोसेंट सा ड्रीम होता था कि मे बी आगे जाके किसी कैपेसिटी में, इफ़ नॉट एन एक्टर, मे बी एज ए डायरेक्टर, राइटर, एडिटर, किसी कैपेसिटी में इस इंडस्ट्री से जुड़ना ज़रूर चाहूँगा. लेकिन पैदाइशी में लखनऊ में हुई है, ज़्यादातर पला बड़ा में नोएडा में हूँ, बैंगलोर में 5 साल रहा हूँ. तो इन सारी जगहों पर रह के पेरेंट्स कॉर्पोरेट बैकग्राउंड से थे, तो लाइफ अलग होती है, आपका नज़रिया अलग होता है, पेरेंट्स का नज़रिया अलग होता है, स्पेशली जब आप फिल्म इंडस्ट्री से नहीं हो. तो फिर कई बार ये लगता था कि शायद मेरे लिए ये ड्रीम पॉसिबल नहीं होगा, मुझे शायद इंजीनियरिंग या CA या इन सब चीज़ों की तरफ देखना पड़ेगा. क्योंकि आई थिंक इंडिया में ये होता है भी, ज़्यादातर बच्चों का सपना तो स्टार्ट होते ही होता है कि मैं हीरो बनूंगा. बट अलॉन्ग द वे जब रियलिटी हिट करती है तो एवरीवन इज लाइक ओके लेट्स बी प्रैक्टिकल. मेरे साथ ऐसा हुआ काफ़ी टाइम तक, एंड आई वाज लाइक चलो ठीक है, मे बी दैट्स नॉट द प्लान माई लाइफ. लेकिन कई बार होता है कि आप किसी चीज़ को इतना ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हो या विश करते हो कि सम वे और दी अदर इट कम्स टू यू, एंड आई गेस मेरे साथ भी यही हुआ. तो बचपन थैंक्स टू माई फादर, माई मदर, जो काफ़ी प्रोएक्टिवली मुझे पुश करते थे फॉर एक्सपोजर. वो सिर्फ ये नहीं कहते कि किताबें पढ़ो, रट्टू तोता बनो. दे वॉन्टेड मी टू हैव को करिकुलर एक्टिविटीज़ का एक्सपोजर. तो मैं बचपन से स्कूल में ड्रामेटिक सोसाइटी, डांस सोसाइटी लगा रहता था, कुछ ना कुछ करता रहता था. क्योंकि जैसे आपने मुझे बताया था कुछ टाइम पहले कि क्रिएटिविटी एक ऐसा बेंड था आपका बचपन से, तो मेरा भी वही था. कहीं ना कहीं हमारा एजुकेशनल सिस्टम अलाउ नहीं करता इतना फ्री होने के लिए, बिकॉज वो एक उसमें फंसे रहते हैं कि नहीं, या तो डॉक्टर बनो या इंजीनियर बनो या वो बनो. आज की डेट में इतने ऑप्शंस हैं
अर्लियर नोबडी थॉट कि यूट्यूब या इंस्टाग्राम इतना पैसा किसी को कमा के देगा, लेकिन अब वो भी एक प्रोफेशन बन गया है। तो पेरेंट्स भी साथ देने लगे हैं लोग बच्चों का। बिल्कुल, बहुत सारे एग्जांपल हमारे सामने आते हैं कि उनके पेरेंट्स मैनेज कर रहे हैं अकाउंट और छोटे छोटे बच्चे अच्छे अच्छे कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। एग्जैक्टली वही है। आई थिंक समय के साथ चीज़ें भी बदलती हैं। देखते देखते मुझे भी ऐसे लगा, हालांकि मेरे पेरेंट्स थोड़े तो डरे हुए थे कि पता नहीं इंडस्ट्री में कैसे होगा, क्या होगा, यू नीड कॉन्टैक्ट्स कहते जो हैं, इट्स अ टफ इंडस्ट्री टू बी अ पार्ट ऑफ। तो कौन से स्कूल में थे आप? मैंने अपनी पढ़ाई करी है दिल्ली पब्लिक स्कूल नोएडा से, देन बैंगलोर में नेशनल पब्लिक स्कूल राजा जी नगर। दैट वाज वन ऑफ द टफेस्ट स्कूल्स फॉर मी बिकॉज वहाँ पे पढ़ाई ही वॉज एवरीथिंग। ऑटोनॉमस बोर्ड था, एंड वहाँ के बच्चे आज की डेट में टेस्ला में काम कर रहे हैं। वहाँ से जितने ही पढ़ के निकले हैं, so, टेस्ला, माइक्रोसॉफ्ट, ये वो। आई थिंक आई एम द ओनली वन फ्रॉम दैट स्कूल who decided to be an actor. And the other school that I was part of was Ryan International, Noida. Yeah, so 11th 12th मैंने वहाँ से करी। फिर कॉलेज में भगत सिंह ज्वाइन किया था मैंने, BCom, एंड देन साथ साथ CA। ओके। सो या चार्टर्ड अकाउंटेंट CA की प्रिपरेशन कर रहा था, एंड वो बहुत अलग दुनिया थी। लक्ष्मी नगर देखो या फिर जस्ट जनरली एक अलग ही माहौल होता था कि, और फिर कई बार लगता भी था कि मैं कहाँ फंस गया हूँ यार। तो वो CA नहीं हुआ, लेकिन दूसरा CA हो गया, क्रिएटिव आर्टिस्ट। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। या सो अलग ही जर्नी रही है उस हिसाब से। मम्मी ने ज़्यादा सपोर्ट किया पापा ने जब आप एक्टिंग को लेके सीरियस हुए? मैं तो हमेशा से सीरियस था। पापा एंड मॉम बोथ वर एक्चुअली वेरी प्रैक्टिकल कि ठीक है अपनी पढ़ाई वढ़ाई कर लो, अगर ये करना ही है तो फिर पूरी पढ़ाई ख़त्म करके करो। क्योंकि वो भी समझते हैं कि चलो किसी का अगर सपना है या ड्रीम है तो एक चांस तो मिलना चाहिए जस्ट टू लिव नहीं, जब पेरेंट्स खुद इतने मजबूत होते हैं ना तो वो बच्चे को इतना देते हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं से वो कॉन्फिडेंस आता है कि ओके, बैकग्राउंड मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। राइट। बहुत सारे जो एक्टर्स हैं या अपकमिंग मतलब आर्टिस्ट हैं जो नहीं कर पा रहे, अपना परस्यू नहीं कर पा रहे अपने आर्ट को, वो इसी वजह से नहीं कर पा रहे कि उनका बैकग्राउंड सॉलिड नहीं है। तो उनको कॉर्पोरेट करना पड़ता है या इधर उधर जॉब करनी पड़ती है, तो उनका वो आर्टिस्टिक जो होता है वो फोरग्राउंड रह जाता है। राइट। मैंने तो एक लीप ऑफ फेथ लिया था, रिस्क था मेरे लिए। पेरेंट्स ने, उनके लिए भी एक रिस्क था, बिकॉज आई स्टिल रिमेंबर देयर फेस जब मैं मुंबई के लिए निकल रहा था। तो खुशी भी थी उनकी आंखों में, लेकिन एक डर भी था, और वो हमेशा से मेरे साथ रह जाता है। अभी तक मुझे वो आंखें याद रहती हैं दोनों की, घबराहट होती है। बट बी इट माई ब्रदर, मेरा छोटा भाई है, या फिर माई मदर और फादर, दे हैव ऑलवेज पुश्ड मी कि ओके एक्सप्लोर दैट पार्ट ऑफ योर सेल्फ। सो बहुत ही अच्छा बैलेंस बना के उन्होंने हमेशा राह दिखाई है कि ये करो वो करो। नेचुरली एज अ किड अपने ऊपर प्रेशर ज़्यादा फील होता है कि यार जिस इंडस्ट्री में मैं जा रहा हूँ वहाँ पे नाम बनाना, मेंटली स्ट्रॉन्ग रहना एंड अपने पाथ से डिविएट नहीं करना, वो सारा मेरे ऊपर आएगा। तो हाउ डू आई मैनेज दैट? बट कुछ चीज़ें होती हैं जब आप करने निकलते हो और जब उसमें घुस जाते हो तो आप अपनी राह खुद ढूंढ लेते हो। तो भाई के साथ कैसा रहा? लड़ाकू विमान थे या? हाँ, दोनों लड़ते थे। बहुत लड़ते थे। जितना लड़ते थे उतना प्यार भी करते हैं। हाँ नहीं, वो तो जायज़ बात है। तो अब ये है कि अब वो मिस करते हैं क्योंकि अब अलग अलग शहरों में काम कर रहे हैं, और बचपना और मतलब इन सब चीज़ों के साथ ये है कि बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो यू रियलाइज़ कि अरे मतलब ये तो बहुत शॉर्ट लिव था, यू नो। अब लाइफ, मुझे बॉम्बे में 10 साल हो गए काम करते हुए। मैं फैमिली से 10-11 साल से अलग रह रहा हूँ। तो ऑब्वियसली वो आप वैल्यू करने लगते हो टाइम, वो रिलेशंस, एंड अब जब भी मौका मिलता है इट्स प्योर क्वालिटी टाइम। और लगता भी है कि चलो अगर फैमिली से दूर रह रहे हो तो आप एक उनके साथ जो टाइम है, जो बॉन्ड है, वो कहीं ना कहीं सैक्रिफाइस भी होता है फॉर योर ओन ड्रीम। तो माइट एज वेल गिव योर 100% देयर। एंड जब पेरेंट्स और फैमिली के साथ मौका मिले तो जस्ट बी प्रेजेंट। बिल्कुल। तो मम्मी से ज़्यादा कनेक्टेड हो पापा से? शुरू में तो सारे लड़के स्पेशली अपनी मदर से ही कनेक्टेड होते हैं, माँ के लाडले होते हैं। लेकिन जैसे जैसे लाइफ समझ में आती है तब पापा की कही हुई चीज़ें और डांट और जो सीख देना चाह रहे थे, जो तब समझ में नहीं आता, वो बाद में आता है। तो आई थिंक स्पेशली फॉर मेन, एज यू ग्रो अप, आपको अपने फादर धीरे धीरे समझ में आने लगते हैं कि वो क्यों कहते थे ये, या किस रीज़न से कहते थे। तो नाउ इट्स लाइक कि आई गेट माई फादर ऑल हिज रीजंस
एंड मदर के साथ तो खैर हमेशा से कनेक्ट था, लेकिन फादर के लिए एक अलग से एक रिस्पेक्ट भी और आती है कि यू नो जो उन्होंने ज़िंदगी और लाइफ देखी है, जो उनके एक्सपीरियंसेस हैं, उनको भी उतना ही वैल्यू और रिस्पेक्ट कर लो, बिकॉज जो वो चीज़ें आपको बताते हैं, आपको देख के बताते हैं, वो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं काम आती ही आती है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो उनका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है इन मी, बिकॉज आई थिंक इन द जर्नी ऑफ बीइंग एन एक्टर आई हैव रियलाइज्ड यू हैव टू टेक अ स्पिरिचुअल रूट टू इट, बिकॉज दैट इज़ द ओनली वे आप अपने आप को मेंटली शांत रख सकते हो अवे फ्रॉम द नॉइज़। क्योंकि बॉम्बे या मुंबई एक ऐसा शहर भी है कि एक ही काम करने हज़ारों लोग खड़े हैं, अब उन्हीं के साथ कंपटीशन है, कोई नया आपसे बेटर आ जाए तो आपको इनसिक्योरिटी हो जाती है, हर चीज़ के लिए लड़ना पड़ता है, हर बार के लिए। तो ऐसे में आदमी का मानसिक संतुलन बिगड़ भी जाता है, विच इज़ नेचुरल सी बात है। इट्स अ वेरी हाई स्टेक हाई स्ट्रेस एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे माई फादर हैज़ रियली हेल्प मी इन हिज, ही इज़ वेरी स्पिरिचुअल, सो ही हैज़ ऑलवेज गिवन मी डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, अप्रोचेस। फिर समझ में आता है कि नहीं, पापा की बातें सुननी चाहिए। अब थैंक्स टू माई फादर आई थिंक काफ़ी हो, और कई बार प्रोफेशन भी ऐसा है कि आप हो ही जाते हो, क्योंकि अगर आप कैरेक्टर्स निभाने जा रहे हो तो सबसे पहले आपको अपने आप को समझना पड़ता है। अपने आप को समझते हो तो सेल्फ अवेयर होते हो, सेल्फ अवेयर होते हो तो फिर ओनली देन इट मेक सेंस कि आप किसी और कैरेक्टर को उतना ही डीपली कैसे निभाओगे। तो देखा जाए स्पिरिचुअलिटी इज ऑल्सो वेरी साइंटिफिक वे ऑफ लिविंग। कौन से भगवान ज़्यादा कनेक्ट करते हैं? शिव जी, शिव भगवान। वो तो एक ऐसी चीज़ है कि कुछ लोग भक्ति में लगे रहते हैं, कुछ लोग किसी चीज़ को या कहानी सुन के मान लेते हैं, लेकिन फॉर मी ऐसा रहा है, मेरे नाना नानी हरिद्वार में थे, तो मेरा बचपन से ऐसा कनेक्ट रहा है कि हर का द्वार हर की पौड़ी, वहाँ पे मेरा बहुत सारा समय निकला है। मेरे भी मामा वहाँ रहते। हाँ, तो एक अलग स्पिरिचुअल कनेक्ट रहता है, विदाउट एफर्टलेस कनेक्ट है। सो वो एक ऐसे डीटी बोलूँगा या गॉड बोलूँगा या एनर्जी बोलूँगा जिनसे इवन इन टाइम्स ऑफ प्रॉब्लम, अगर कुछ सही भी नहीं जा रहा लाइफ में या कुछ तकलीफ़ें हैं, तो थोड़ा सा ध्यान करके कहीं ना कहीं शक्ति या हिम्मत तो मिलती है। राइट। सोच के मैंने भी 7 ज्योतिर्लिंग कर लिए हैं। अरे वाह। 5 अभी रहते हैं, जो टारगेट है नेक्स्ट ईयर तक मैं कंप्लीट कर लूँगा। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और सारे रोड ट्रिप में किए हैं खुद ट्रैवल करके। ये अच्छी बात। आपकी क्या क्या हॉबीज़ हैं? मैंने रिसेंटली एक हॉबी शुरू करी है, यूकेलेले, मिनी गिटार जैसा होता है। मुझे कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं आता था बजाना, तो मुझे लगा नहीं यार एक तो आना चाहिए। गाना मुझे उतना अच्छा आता नहीं है, लेकिन एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तो आना चाहिए। वो मैंने यूट्यूब से देख देख के सीखा है। तो अब मेरा एक वो आ गया, एंड प्लेइंग ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट या म्यूजिक के साथ कनेक्ट होना मुझे पहले नहीं पता था कि कितना इंटरेस्टिंग होता है। नाउ 1 घंटा 2 घंटे कहाँ निकल जाते हैं, एंड यू आर प्रॉब्ली स्ट्रमिंग और यू आर प्लेइंग, ट्राइंग टू प्ले अ सॉन्ग और व्हाटएवर। तो बहुत अच्छा लगता है वो करके। अदर देन दैट मैं भी आपकी तरह ट्रैवलर हूँ। मेरा भी बहुत मन करता है। पहले मुझे लगता था कि मैं सिर्फ माउंटेन्स या उन्हीं में ही शौक आता है, लेकिन अब मैंने उतने ही बीचेस ट्रैवल करें, तो अब मैं कंफ्यूज हूँ। वाइफ के आने के बाद बिकॉज़ शी इज मोर ऑफ अ बीच पर्सन विद यू आल्सो। मैंने नॉर्थ इंडिया पूरा कवर किया हुआ है। उत्तराखंड, हिमाचल, लद्दाख, लाहौल, स्पीति, ये सब मैंने, मतलब मैं 2011 से ट्रैवल कर रहा हूँ। अच्छा। और बहुत ज़्यादा मैंने सोलो भी किया है। मैंने लद्दाख 2020 में सोलो किया था, बाइक राइड। ओके। यहाँ से हम लोग पहले सच पास गए थे। सच पास पे हम 17 लोग थे, और सच पास से जब हम लद्दाख की तरफ चल रहे थे तो बीच में से सबने डाइवर्जन ले लिया, मनाली पहुँच गए। You went ahead। मैंने कहा जब मैं सोच के आया हूँ तो करूँगा। बहुत ही बढ़िया। और मेरे साथ वहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ। उपशी एक जगह पड़ती है लद्दाख से पहले, तो वहाँ कोविड का चेक पॉइंट बना हुआ था। मैं पहुँचा, मेरी बाइक उन्होंने साइड में लगवाई और स्वैब टेस्ट मेरा लिया और बैठा लिया कि 10 मिनट रुक जाओ, रिपोर्ट आएगी तब चले जाना। ठीक है। तो क्यूरियोसिटी थी, मैंने कहा भाई अगर बाई चांस मैं पॉजिटिव आ जाता हूँ तो क्या करोगे मेरे साथ? करेक्ट। कह रहे पीछे बिल्डिंग देख रहे हो? मैंने कहा हाँ। कह रहे इसमें डाल देंगे आपको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन। मैंने कहा अगर मुझे यहाँ से वापस जाना हो? कह रहा अब कुछ नहीं कर सकते आप जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाएगी। मैं कहा यार फ़ोन वहाँ पे नेटवर्क्स नहीं आते, किसी को कांटेक्ट नहीं कर सकते। कह रहे तो गड़बड़ हो जाएगी, बाई चांस पॉजिटिव आ गए। मैं बाइक की तरफ बढ़ा, मैंने बाइक अपनी उधर को पीछे की तरफ मुंह करके खड़ी कर दी वापस। मैंने कहा जैसे ही मौका लगेगा भाग जाऊँगा। तो इतने में आवाज़ लगी आकाश। मैंने कहा यस। कह रहे आप जाओ।
ऐसा मतलब रिलैक्स हो गया ना, जैसे कितने दिन की थकान एकदम से उतर गई हो। करेक्ट। और मैं पहुंचा लेह, और 2 दिन मैंने लेह में ऐसा स्टे किया है जैसे मतलब कितना किला फतह कर लिया हो मैंने, क्योंकि आप सोलो आ रहे हो और वो डेडलीस्ट रूट्स में से आता है इंडिया के। लद्दाख आप ट्रैवल कर रहे हो, एक तो हाई एल्टीट्यूड की वजह से सिकनेस हो जाती है वहाँ जाते ही, तो सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। उससे जस्ट पहले ही मैंने चादर ट्रैक किया था। अच्छा। तो जनवरी में ज़ांस्कार वैली, तो -35-40 में, तो मेरे को तब इतना फील नहीं हुआ जितना जब मैं बाइक से गया तब फील हुआ, क्योंकि वो फियर था अकेले वाला, तो उससे मैंने ओवरकम किया। और मतलब खुद से जो बातें हुई ना वहाँ पे, वो मेरे को अलग ही लेवल पे ले गई। पहले मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर था और चीज़ों में गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता था, डिसीज़न ऐसे ही ले लेता था। पर 2020 के बाद बहुत ठहराव आया उस राइड के बाद। जब आप अपने साथ इतना टाइम देते हो ना, बाइक पे आप चल रहे हो, आपको 1100 किलोमीटर जाना है, कोई है नहीं बात करने के लिए, आप खुद से ही बात करोगे, कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, तब बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं। ट्रैवल का सबसे बड़ा आई थिंक फ़ायदा यही होता है कि आपको एक्चुअली you're forced to spend time with yourself. तो तब आपके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, तब आपको अपने आप से रूबरू होना ही पड़ता है। और ये होता है, ये आपकी लाइफ में काफ़ी मतलब अगेन फिलोसॉफिकल चीज़ है, लेकिन लाइफ इज़ ऑल्सो लाइक दैट, इट्स अ जर्नी। एंड आप निकल तो पड़े हो इस जर्नी पे। और ठीक है, कहने के लिए दोस्त यार सब साथ में हैं, वाइफ पेरेंट्स एंड ऑल, लेकिन कुछ हद तक अगर आप रियलाइज़ करो आप अकेले तो हो, और अपने साथ बातें करना भी ज़रूरी है इस जर्नी में भी। तो दैट्स व्हाई आई एंजॉय ट्रैवलिंग, बिकॉज इट्स वेरी पैरेलल टू योर ओन लाइफ जर्नी, यू नो। तो कोई ऐसा यादगार किस्सा जैसे मैंने अभी बताया, कोई ट्रिप का? मैं गया था त्रिउन ट्रैक करने, मैक्लॉयडगंज से ऊपर है। मैंने किया है। हाँ, तो शायद 10 या 9 से 11 किलोमीटर की अपहिल ट्रैक होती है। लेकिन मैं गया बहुत ही ख़राब समय पे, मैं गया था फेब में, एंड मुझे नहीं पता था कि आधा रास्ता बर्फ़ में, ब्लैक आइस सारा, हाँ, कवर्ड है। तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त अक्षय और मेरा भाई समीर, हम लोगों ने डिसाइड किया था कि ठीक है हम जाएंगे, पहाड़ों का शौक़ था, और ये बात है कुछ 12-13 साल पुरानी। तो बहुत खुश थे, हमने कहा चलो यार वॉल्वो में बैठ के जा रहे हैं, दिल्ली से मजनू का टीला से बस ली जा रहे हैं, एंड सुबह जब आँख खुलती तो इतना अच्छा नज़ारा होता है, तो हम लोग बहुत खुश थे, हम लोग जा रहे हैं वगैरह। अब क्योंकि मैंने प्लान नहीं किया था इस ट्रैक के लिए, तो मैं गधों की तरह बास्केटबॉल शूज़ पहन के भी किया था, क्योंकि आई वाज अ बास्केटबॉल प्लेयर, आई डिडंट रियली हैव प्रॉपर स्पोर्ट शूज़। आई थॉट ठीक है पहाड़ों में जाएंगे, चिल करने ही जा रहे हैं, कोई ट्रैक वेक नहीं है, तो आई कैन जस्ट वेयर दीज। पर हमने ट्रैक करना शुरू करा। अब जब आप इतने जवान होते हो तो थोड़े बुद्धू भी होते हो, सोचते हो कि चलो कर लेते हैं, कर लेंगे। फिर बस वो ट्रैक करते 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 जब मैं बर्फ़ पे पहुंचा, तब जब पैर फिसलने लगा और अभी भी 4 किलोमीटर ट्रैक ऊपर बाकी था, तब धीरे धीरे लगा कि यार यहाँ से अगर फिसलोगे तो ठीक है बच तो जाओगे, लेकिन अगर कुछ भी दिक्कत होती है तो ये नहीं है कि कोई इंस्टेंटली खड़ा है आपकी हेल्प करने के लिए। आप गिरे तो चोट लगेगी, तो फिर उस बर्फ़ में धंसे रहो या चोट में पड़े रहो, फिर 5-6 घंटे बाद रेस्क्यू टीम आ रही है या जो भी है। तो वो मुझे लगा था कि ओके ये तो थोड़ा रिस्की है, लेकिन कई बार मैं ऐसे फिसलते फिसलते बचा, और तब एक प्रार्थना थी कि यार मुझे किसी तरह ऊपर पहुंचा दो, ऊपर नहीं चोटी पे पहुंचा दो, ताकि मतलब ये गलती हुई है ये मैं रिपीट नहीं करूँगा, बट जस्ट कीप मी अलाइव। एंड वहाँ पहुँचा ऊपर, चैन की सांस ली कि थैंक गॉड मैं ऊपर किसी तरह आया हूँ, और बॉडी में स्ट्रेस भी बहुत होने लगता है कि यार अभी गए। और जब ऊपर पहुँचे भी, आई थिंक 1-2 घंटे के बाद रियलाइज़ करा कि मौसम ख़राब होने वाला है, तो अब नीचे आना पड़ेगा, वरना द प्लान वाज कि ऊपर रहें, कैंपिंग करें या कुछ करें। अच्छा, ऊपर ही बर्फ़ थी, तो उनका पुराना एक वो था, क्या कहते हैं, कैबिन जैसा, जिसमें वॉशरूम नहीं था, और रूम जो थे उसमें अंदर ही बर्फ़ टूट के घुसी हुई थी। तो ये बोले चलो अब ये एक्सपीरियंस ले कर लेते हैं, लेकिन मौसम ख़राब होने की वजह से फिर हम नीचे आने के लग गए। 4 घंटे हमें नीचे आने लगे, तो उसमें भी फिसलते तो मुझे समझ में आया कि यार एपिफनी एक चीज़ होती है जहाँ पे कि रास्ता कठिन होता है, आपको पता नहीं अभी गिरे अभी संभले क्या होगा, पहुँचना भी है उतरना भी है। अगेन लाइक लाइफ वेरी स्ट्रेसफुल, क्या होगा क्या नहीं पता, अनप्रेडिक्टेबल, अनसर्टन। लेकिन आई थिंक अगर आप चुपचाप लगे रहो, करते रहो, तो निकल जाते हो। तो मेरे लिए ये पर्टिकुलर ट्रैक बहुत इंटरेस्टिंग रहा था, क्योंकि वो उस टाइम पे मेरे लिए ट्रॉमा था कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ यार। मुझे लगता है मैं गया, यहाँ तो मैं फिसलूँगा या तो मैं जाऊँगा ही। तो वो आज तक मेरे जहन से जाता नहीं है।
उसके बाद से मैं हमेशा अच्छे जूते पहन के गया हूँ ट्रैक वैक करने, इक्विपमेंट में। एक और जगह, बिकॉज हमारा प्रोफेशन जो है वो कई बार हमें ऐसी जगहों पे ले जाता है जहाँ हम खुद प्लान नहीं करते। तो मैंने एक फ़िल्म करी थी शेरशाह, एंड उसमें हमें कारगिल ले गए थे, जहाँ पे कि ऐसे ऐसी जगहों पे हम रहे कि सामने ही पाकिस्तान आपको दिखता है। और 14,000 फीट पे हमने ट्रेनिंग करी थी, NSG कमांडोज के साथ 15 दिन ट्रेनिंग थी। पर आप कितनी भी ट्रेनिंग कर लो, जब आप 15-16 हज़ार फीट पे चल रहे हो और एक्टिंग भी कर रहे हो, आपकी हालत ख़राब होती है, सांस फूल जाती है, कभी नाक से खून, कभी हाथ में नस चढ़ रही है। हमारा जो इक्विपमेंट और गेयर होता था वो खुद ही 14 किलो का था। तो इवन एज एक्टर्स वी हैड टू, मतलब आर्मी मैन तो 25-30 kg पहनते हैं, हमें उसका आधा पहनना पड़ा। लेकिन उस हाइट पे भी 14 kg का भी इक्विपमेंट और रियल राइफल, वो सब करके जब करना पड़ा हमें, तो लगा कि यार ये तो एक रियल एक्सपीरियंस हो गया। और कारगिल में उस वजह से हमें 2 महीने रहने को मिला। अरे वाह। और दिस वाज एट अ टाइम जब कश्मीर का स्पेशल स्टेटस हट गया था, 370 आर्टिकल, तो वो हट गया था। एंड फोन्स ऑफ, नो सिग्नल, नो इंटरनेट, नथिंग। सो द ओनली थिंग यू कुड डू इज जस्ट लुक एट ईच अदर्स फेस, स्टे देयर। मतलब ऐसी हमारी लाइफस्टाइल हो गई थी कि हम बादाम पेड़ से निकाल रहे हैं, खुमानी कहते हैं वहाँ पे, एप्रिकॉट पेड़ से निकाल रहे हैं, खा रहे हैं। एक अलग ही एक्सपीरियंस था, क्योंकि अब ना फ़ोन कोई डिस्ट्रैक्शन ही नहीं है। तो आप नंगे पहाड़ों के बीच में बैठे हो, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच में बैठे हो। लोगों से इंटरेक्शन हुआ वहाँ पे? हाँ, सारी कासवास, सिद्धार्थ, नहीं वहाँ के लोकल से ऑफ कोर्स। हुआ क्या कि जब हमें टाइम मिला अपने लिए, तो एक तो हमें पता चला कि जब अलेक्जेंडर अपनी आर्मी के साथ आया था, दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट जहाँ से ये होते हुए आए थे। तो इंडस नदी, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं किताबों में, यहाँ मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। और वहाँ पे एक छोटा सा गांव है, 800 साल पुराना या उससे भी ज़्यादा ही है, इसको रेड आर्यंस का गांव बोला जाता है। समझ गया। तो आप वहाँ पहुँचते हो तो बहुत ही डिफरेंट फीचर्स हैं, चेहरे की आँखें हैं, बहुत ही अलग लगते हैं, बहुत सुंदर लोग हैं। और वो देखने के बाद हम लोग थोड़ा और अंदर जाते रहे। तो ग्लेशियर्स से लेके पता नहीं क्या क्या, बटालिक सेक्टर एक शुरू होता है वहाँ पे, जो अगेन जहाँ पे वॉर लड़ी थी, कारगिल वॉर। अफगानिस्तान में बामियान बुद्धा करके एक स्टैचू थे, बुद्धा के 70 या 100 फीट लंबे, जो तालिबान ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो वहाँ से एक रूट जाता था, जो उन्हीं मंक्स ने जो बनाया था, उन्हीं मंक्स ने एक और बुद्धा का स्टैचू बनाया था, कार्व्ड इनसाइड अ माउंटेन, 70 फुट लंबा होगा। मैत्री बुद्धा करके नाम है, जंगल के बीच में। तो ये हम लोग जा रहे थे ऐसे चलते चलते, ब्लिंक एंड मिस वाली चीज़ है वैसे, बट मेरी नज़र गई वो तिब्बतन फ्लैग्स, वो मणिपद में हम जो वो लिखते हैं, तो वो मेरी नज़र गई, मैंने देखा ये क्या है। एंड देन आई रियलाइज कि ये तो अब ये सिर्फ एक ही बचा है पूरी दुनिया में, और ये कुछ 2500-3000 साल पुराना है। तो जस्ट टू स्टैंड देयर एंड सी के अब वही है, बिकॉज शेरशाह शूट करे थे कारगिल में, तो ये एक्सपीरियंस अदरवाइज नहीं मिलता। लेकिन 2 महीने जाना, रहना, लोकल्स के साथ इंटरेक्शन, आप गांव घूम के आ रहे हो, आप पाकिस्तान भी देख रहे हो, आप नाइट स्काई भी देख रहे हो, जहाँ पे चांद तारे आपको अलग ही दिख रहे हैं, सुंदर एकदम। तो अलग ही इंसान बन के मैं वापस आया था वहाँ से। तो कारगिल वॉर मेमोरियल विजिट किया था? हाँ बिल्कुल, उसमें द्रास में है वो। हाँ जी। जो वहाँ पे लेटर्स लिखे हुए हैं, जो विक्रम बत्रा और भी जो रोल आप प्ले कर रहे थे उनका भी था शायद। हाँ, मैं जिनका रोल प्ले कर रहा था वो राइफलमैन यशपाल शर्मा है। उनका तो फिल्म, उन्होंने फिल्म देखी और फिर उनका कॉल आया। अरे वाह। तो मुझे मालूम नहीं था, बहुत अनएक्सपेक्टेड था। मैंने फ़ोन उठाया, बोला मैं यशपाल बोल रहा हूँ। तो मैंने कहा आप राइफलमैन यशपाल? तो कहते हैं हाँ, अब तो मेरा प्रमोशन हो गया है। मैंने कहा आई एम सॉरी, बट ही वॉज वेरी हैप्पी। उनके बच्चों ने देखी फिल्म, तो उन्होंने कहा कि आपने जिस तरीके से मुझे निभाया है, किरदार दिखाया है, थैंक यू। मेरे बच्चों के लिए मैं सुपर हीरो जैसा हो गया हूँ, एंड अपने दोस्तों में एक मेरा नाम हो गया है, ये हो गया, रुतबा हो गया है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड उस चीज़ के लिए बहुत शुक्रिया। हालांकि जो चीज़ें हमने देखी है वो मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि नेचुरली फिल्म में भी आप कुछ हद तक ये चीज़ें दिखा सकते हो, लेकिन आपने वो हिस्सा, वो किरदार निभाया, वो ज़िंदगी जिए कुछ महीनों के लिए। तो आई होप कि आपको हमारी ज़िंदगी कुछ ना कुछ एक हद तक समझ आई हो। सही बात। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग था। 2 महीना आप वहाँ पे रहे। 2 महीने में तो बहुत टैनिंग हो गई होगी। हाँ बिल्कुल हो जाती है ना, पूरा
क्योंकि मैं 12 दिन रहा था वहाँ पे और 12 दिन में ऐसा जल गया था क्योंकि धूप बहुत मतलब शार्प पड़ती है वहाँ पे, क्योंकि हाइट पे भी है और क्लियर स्काई। बिल्कुल। तो हमेशा सनस्क्रीन कैरी करो, ग्लासेस पहन के रखो। हमारा तो देखो काम ही रोल यही था कि जितना टैन दिखोगे उतना अच्छा है, उतना रियल लगोगे एज कैरेक्टर। तो प्रणय को कितना टाइम लगता है यशपाल बनने में, या फिर इंटरेस्टिंग आई थिंक जितने भी कैरेक्टर्स हम निभाते हैं आई थिंक डिपेंड करता है। कई बार कुछ कैरेक्टर्स आपके रियल लाइफ से बहुत क्लोज होते हैं, तो उनको समझने में या उनकी एक पैरेलल वर्ल्ड बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन तब भी कुछ चीज़ें जो बहुत सिंपल लगती हैं वो बड़ी डिफ़िकल्ट होती हैं। वो भी चीज़ समझ में आती है। एंड खुद को प्ले करना ऑन स्क्रीन ऑल्सो इज़ वेरी डिफिकल्ट बिकॉज यू हैव टू बी एब्सोल्युटली वल्नरेबल विद योर सेल्फ। लेकिन आई थिंक कैरेक्टर टू कैरेक्टर डिपेंड करता है। जैसे अगर आप यशपाल के लिए पूछें फॉर शेरशाह, तो हमने कम से कम 1 महीना तो लगा होगा, क्योंकि सुबह 4 बजे से सुबह के 9 बजे तक NSG कमांडोज के साथ ट्रेनिंग करना, एक फिजिकलिटी समझना, वो आपको एक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड देता है। फिर जब कारगिल जाते हो और कारगिल में रहते हो और वहाँ की दुनिया देख रहे हो, वहाँ पे सीन्स कर रहे हो, एक्शन सीन्स कर रहे हो, तो वो कोरियोग्राफी देखना, समझना, इम्बाइब करना कि इस हद तक कि अगर आप यहाँ बैठे हो राइफल लेके और यहाँ गोली लग रही है तो आदमी के दिल में और दिमाग में क्या थॉट आता होगा। तो वो सारी चीज़ें जब आप इन प्रैक्टिस करते हो, एक्सपीरियंस करते हो, दैट्स हाउ स्लोली यू गेट इनटू द स्किन ऑफ द कैरेक्टर। बिकॉज ठीक है आप इमेजिन कर सकते हो, लेकिन जब वो रियल टाइम बॉडी एक्सपीरियंस करती है ना, और जब वो गूज बम्स आते हैं तो उसमें समय लगता है। कोई भी किरदार आप 1-2 दिन में तो नहीं कर सकते। आई थिंक कई बार आपको बैठना पड़ता है, चाहे आपसे क्लोजली रिलेटेड क्यों ना हो, कुछ दिन बिताने पड़ते हैं, कुछ टाइम बिताना पड़ता है। किसी में 1 महीना लगता है, किसी में 1.5 महीना लगता है, किसी में 15 दिन लगते हैं, डिपेंड करता है।